मोहित एक ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है। वह पटना से कोटा जा रहा है अपनी पढ़ाई लिखाई को करने के लिए। रास्ते में एक स्टेशन आता है और स्टेशन पे वह ट्रेन रुकती है। मोहित जो कि ऊपर वाली सीट पर बैठा हुआ था, वह सभी पैसेंजरों को देख रहा था। कुछ पैसेंजर उतर रहे थे और कुछ पैसेंजर उस ट्रेन के अंदर चढ़ रहे थे। तभी उस ट्रेन के उसी डिब्बे के अंदर एक लड़की चढ़ती है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसने मैले कुचले कपड़े पहने हुए थे और पूरा अपने शरीर को कवर कर रखा था। वह लड़की ट्रेन के अंदर आकर सभी यात्रियों से भीख मांगने लगती है। अब मोहित ऊपर से बैठा हुआ उसे देख रहा है और वह असमंजस में है कि इतनी खूबसूरत लड़की यहाँ पर भीख कैसे मांग रही है। तभी वह भीख मांगते हुए धीरे धीरे मोहित के पास भी आ जाती है। मोहित जो उसकी तरफ पहले से ही देख रहा था, वह लड़की जैसे भीख मांगने के लिए मोहित की तरफ देखती है तो देखते ही एकदम थोड़ी देर के लिए चुपचाप सी खड़ी रह जाती है। मोहित अपने जेब में हाथ डालता है और जेब के अंदर से एक 2 रुपए का सिक्का निकालता है और उस लड़की के हाथ पर रख देता है। जैसे सिक्का उसके हाथ पर रखा जाता है तो वह लड़की अपनी निगाह नीचे करती है और उसके बाद उस ट्रेन में आगे की तरफ चली जाती है भीख मांगने के लिए। अब मोहित ने जैसे उस लड़की को देखा था तो बार बार उसका ख्याल उसके दिमाग में आ रहा था, तो वह उस लड़की को देखने के लिए अगले वाले डिब्बे में जाता है। अगले वाले डिब्बे में जैसे वो जाता है तो वह देखता है कि वह लड़की हर पैसेंजर से जाकर भीख मांग रही है। कोई उसे 2 रुपये दे रहा है, कोई उसे 10 रुपये दे रहा है और इसी तरह से वह खड़ा हुआ उसको थोड़ी देर तक वहाँ पर देखता है। लेकिन तभी वह उस लड़की को क्रॉस करके उस डिब्बे के एंड में जाकर खड़ा हो जाता है। वह वहाँ पर खड़ा तो हो गया था, लेकिन वो भी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। वह सोचने लगता है कि अब ये लड़की जब दोबारा मुझे देखेगी तो कहीं ऐसा वैसा ना समझने लगे, क्योंकि मोहित एक बड़े घर का लड़का था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके पिता के 4-5 भट्टे थे और अच्छे खासे बिजनेस वो लोग किया करते थे। मोहित के घर में एक उसका बड़ा भाई था जिसकी शादी हो चुकी थी और एक मोहित था जो अभी पढ़ाई कर रहा है। अपनी नीट की तैयारी करने के लिए वो कोटा जा रहा है पटना से। वह समस्तीपुर का रहने वाला है। तो अब मोहित उस जगह पर खड़ा हुआ है जहाँ पर दोनों डिब्बे कनेक्ट होते हैं, संकरा सा रास्ता होता है। तो उधर वो दूसरे डिब्बे की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है, यानी कि जब वो लड़की आएगी तो उसे मोहित की पीठ दिखाई देगी। अब वो लड़की भीख मांगते हुए वहाँ पर आती है और आने के बाद वो देखती है कि यहाँ पर भी एक लड़का खड़ा हुआ है, तो वह उसके सामने दोबारा से हाथ फैला देती है। अब जैसे ही मोहित पीछे की तरफ मुड़ता है और वह लड़की मोहित को देखती है तो देखते ही एकदम हैरान और परेशान सी हो जाती है। अब वह सोचने ही वाली थी कि अपना हाथ पीछे कर लूँ, तभी मोहित अपने जेब से 10,000 रुपये की गड्डी निकालकर उस लड़की के हाथ पर रख देता है। अब लड़की जैसे ही अपने हाथ पर 10,000 रुपये रखे देखती है तो वो अब असमंजस में पड़ जाती है। वो सोचने लगती है कि ये इसने जानबूझकर रखे हैं या फिर गलती से इसने मेरे हाथ पे रख दिए हैं। अब वह असमंजस में है, या तो वो उन पैसों को उसे वापस लौटा दे या फिर अपनी मुट्ठी को बंद करके उन पैसों को अपने पास रख ले। तभी वह मोहित की तरफ देखकर कुछ बोलने ही वाली थी। जैसे मोहित देखता है कि ये लड़की कुछ बोलने वाली है तो वो एकदम से कहता है कि अब मेरे पास और पैसे नहीं हैं। अब इस बात को जैसी लड़की सुनती है तो वो भी उन पैसों की मुट्ठी को बंद कर लेती है। इधर जो मोहित था उसे भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, तो वह वहाँ से चलकर अपनी सीट पर पहुँच जाता है। इधर जो लड़की थी उन 10,000 रुपयों को देखकर बड़ी खुश होती है। वह सोचती है कि इतने पैसे तो मैं कई दिन में कमाती, लेकिन इसने एक बार में ही मेरे हाथ पर रख दिए। उसकी आंखों में मोहित का चेहरा बस गया था और उसके बाद अगला स्टॉप आता है और अगले स्टॉप पर वह लड़की उस ट्रेन से उतर जाती है। इसके बाद मोहित अपनी सीट पर बैठा हुआ सोच रहा है कि ये तूने आज क्या कर दिया। एक साथ 10,000 रुपये निकाल कर उस लड़की को दे दिए जिसको तू जानता भी नहीं है, और इतने पैसे भीख में भला कौन देता है। हाँ, वो पैसे वाले थे, लेकिन है कितने ही पैसे वाले हों, जब 10,000 रुपये इस तरह से कोई एक साथ देता है तो उसको भी थोड़ा सा धक्का लगता है। ऐसा ही धक्का मोहित को लगा था। अब मोहित अपनी सीट से उतरता है और पूरी ट्रेन में उस लड़की को ढूंढता है, लेकिन वो लड़की उसे कहीं भी नहीं मिलती। तभी वह सोचता है कि चलो ठीक है, ये इसी के भाग्य के होंगे। ऐसा सोचकर वो दोबारा से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। अब जो मोहित है वो बार बार उसी लड़की का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है और वो उस लड़की के बारे में ही सोचने लगता है। वह बार बार अपना ध्यान इधर उधर लगाता है, लेकिन फिर से वही लड़की का चेहरा उसके सामने आ जाता है। अब धीरे धीरे ट्रेन उसके स्टेशन पर पहुंच गई थी। वहां पर मोहित उतरता है और उतरने के बाद अपने उस रूम में चला जाता है जहां पर वो रहकर पढ़ाई किया करता था। अब दोस्तों मोहित मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है, लेकिन उस लड़की का चेहरा बार बार उसके सामने आ रहा था और उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। अब उस लड़की के बारे में सोचते हुए शाम हो जाती है और शाम को वह सो जाता है। तो सोते समय उसे सपना आता है और सपने में वह लड़की उसे बुला रही थी, मानो वो किसी मुसीबत में हो और बार बार मोहित को अपनी तरफ
बुला रही थी। अब इसके बाद सुबह होती है और सुबह जैसी होती है तो मोहित अपने एक दोस्त से इन सभी बातों को शेयर करता है और कहता है कि यार एक लड़की है और वो मुझे कल ट्रेन में भीख मांगती हुई मिली थी और उसे देखकर बार बार अब मेरे दिमाग में उसी का चेहरा आ रहा है और रात को जब मैं सोया था तो मुझे सपना दिखाई दिया था और सपने में लग रहा था कि वो लड़की मुझे बुला रही है, वो किसी मुसीबत में है। अब इस बात को जैसे ही उसका दोस्त सुनता है तो वो कहता है कि ये तो ऐसी ही बातें हैं, लेकिन तभी मोहित कहता है कि यार लगता है मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है। अब इसके बाद उसका दोस्त कहता है कि अगर प्यार हो गया है तो तुझे उस लड़की से मिलना चाहिए। अब जो मोहित है वो कहता है कि हाँ यार तुम सही कह रहे हो और मैं उस लड़की से मिलूंगा, लेकिन तभी वो सोच विचार में पड़ जाता है और वो सोचने लगता है कि उस लड़की का ना तो मैं घर जानता हूँ और ना ही ये जानता हूँ कि वो मिलेगी कहाँ, तो फिर उससे मुलाकात कैसे होगी। तो उसका दोस्त बताता है कि जो इस तरह के लोग होते हैं जो ट्रेनों में कुछ सामान भेजा करते हैं या फिर कोई भीख मांगा करता है, वो सभी एक रूटीन को फॉलो करते हैं। तो उसके दोस्त ने कहा कि जहाँ पर तू उससे पहले मिला था तो उसी जगह पर दोबारा उसी समय पर वो लड़की तुझे मिलेगी। अब इसके बाद मोहित अपने दोस्त से कहता है कि ठीक है यार, मैं जाता हूँ उससे मिलने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उस लड़की से पहली ही नज़र में प्यार कर बैठा हूँ और मैं जब तक उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक वो मुझे जवाब ना दे दे कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। ऐसा सोचकर मोहित वहाँ से एक ट्रेन लेकर वापस पटना के लिए निकल देता है और रास्ते में वह उसी लड़की को ढूंढता हुआ आ रहा था। लेकिन अब शाम का समय था और शाम के समय वह लड़की उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती है। वह पटना पहुंच जाता है, रात हो गई थी। रात के समय वह वहां पर एक कमरा लेता है और उस कमरे के अंदर ठहर जाता है। अब दूसरे दिन सुबह वो उसी ट्रेन में उसी समय पर बैठता है जिस ट्रेन में वो उस दिन गया था और उस ट्रेन में बैठकर उस लड़की को ढूंढने लगता है। ट्रेन चल रही थी, 2-3 स्टेशन गुजरते हैं, लेकिन मोहित को वो लड़की कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। अब इस बात से वह काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तभी उसके दिमाग में आता है कि वो स्टेशन अभी 2-3 स्टेशन के बाद आएगा जिस स्टेशन से वो लड़की चढ़ी थी। तो उसके बाद वह शांति से वहीं पर बैठ जाता है। 2-3 स्टेशन बाद वो स्टेशन भी आ जाता है, लेकिन वो लड़की मोहित को कहीं भी दिखाई नहीं देती है। अब उसके बाद मोहित उसे चारों तरफ ढूंढने लगता है। उसकी निगाहें बस उस लड़की का इंतजार कर रही थी। वह आगे अगले वाले डिब्बे में जाता है, वहाँ पे भी लड़की नहीं मिलती और उससे आगे एक और डिब्बा था जो उस ट्रेन के अंदर बचा हुआ था, जिस डिब्बे के अंदर उस लड़की के मिलने की संभावना थी। अब जैसे ही वो उस डिब्बे में दाखिल होने वाला था तो जो संकरा सा रास्ता होता है उसमें जैसे ही इंटर करता है तो सामने से एकदम से वही लड़की उस डिब्बे में आने के लिए हो जाती है जिस डिब्बे में मोहित था। लेकिन जैसे ही वो लड़की मोहित को देखती है और मोहित उस लड़की को देखता है तो माहौल थम सा जाता है और लड़का लड़की दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी मोहित के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आती है। इधर जो वो लड़की थी वो भी हल्की सी मुस्कुराती है, लेकिन वो तभी अपनी निगाहों को नीचे कर लेती है क्योंकि चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा लोग थे और लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्योंकि उस लड़के ने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे थे और बहुत ही अमीर प्रतीत हो रहा था। इस बात को देखकर वह लड़की उल्टी ही उस ट्रेन के डिब्बे में चली जाती है। इधर मोहित की भी हिम्मत नहीं पड़ती कि वह उस लड़की की तरफ जाए, तो मोहित भी वहीं पर रह जाता है। लेकिन मोहित अब उस लड़की पर निगाहें डटा कर रखा था। वह छुपते हुए उस लड़की को देखता है, कई बार उससे छुपते हुए देखता है और वह लड़की इस बात को नोटिस नहीं कर पाती है। एक स्टेशन आता है और उस स्टेशन पर गाड़ी रुकती है और उस स्टेशन पर वह लड़की उतर जाती है। पीछे पीछे मोहित भी उतर गया था, लेकिन उसने थोड़ी दूरी मेंटेन कर रखी थी ताकि वह लड़की उसे देख ना पाए। अब वह लड़की देखती है चारों तरफ, उसे मोहित कहीं भी दिखाई नहीं देता और वह सोचती है कि चलो ठीक है, वो लड़का यहाँ से जा चुका है। अब उसके बाद दूसरी ट्रेन आती है और उस ट्रेन में चढ़कर वह लड़की दोबारा से अपने सफ़र पर चल देती है। अब जैसे ही वो लड़की उस ट्रेन में चढ़ी थी तो उसके पीछे पीछे मोहित भी उस ट्रेन में चढ़ गया था और वह उस लड़की पर नज़र बनाए रखा था। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय वह ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। उस स्टेशन पर वह लड़की उस ट्रेन से उतरती है। उतरने के बाद मोहित भी छुपते हुए उस लड़की का पीछा कर रहा था, तो वह भी उस ट्रेन से उतर जाता है। अब स्टेशन से थोड़ी दूर एक रास्ता जा रहा था, पगडंडी जा रही थी और चारों तरफ जंगल था, घने घने पेड़ थे और रात का समय हो गया था। वह लड़की उस रास्ते पर चलने लगती है तो मोहित भी इधर उसके पीछे पीछे उसी रास्ते पर चलने लगता है। लगभग 2 किलोमीटर आगे उस रास्ते पर कुछ झोपड़ियाँ थी और उन झोपड़ियों के अंदर वो लड़की घुस जाती है। अब जैसे वो लड़की उन झोपड़ियों के अंदर घुसी थी तो मोहित भी पीछे पीछे उन्हीं झोपड़ियों के पास चला जाता है। अब वहाँ जाने के बाद जैसे वो झोपड़ी के अंदर झांकता है और देखने की कोशिश करता है कि अंदर क्या मामला है, तो वह देखता है कि इस झोपड़ी के अंदर 2 लड़कियां हैं और एक लड़का पहले से ही है और अभी अभी वह लड़की इस झोपड़ी के अंदर आई है और उसकी माँ कह रही है कि बेटी नेहा तू आ गई, और उस लड़की के जो पिता हैं उसका पैर कटा हुआ है। अब इन सभी मामले को देखकर वह समझ जाता है कि ये जो भीख मांग रही है ये इसकी मजबूरी है, ना कि इसका शौक।
झोपड़ी की जो दीवारें थी उनको गोबर और मिट्टी से लीपा गया था और वहीं पर उस लड़की की माँ बैठकर खाना बना रही थी। तभी वह अपनी बेटी से कहती है कि बेटी तो खाना खा ले, लेकिन उसकी बेटी कहती है कि माँ मैं खाना बाद में खाऊंगी। और वह बताती है कि माँ आज वो लड़का फिर से मिला था, मैंने बताया था ना तुमको, जिस लड़के ने मुझे 10,000 रुपये दिए थे। तभी उसकी माँ कहती है कि बेटी अगर वो मिला था तो उससे फिर मांग लेती, शायद हो सकता है इस बार भी ज़्यादा पैसे दे जाए। लेकिन तभी वह लड़की नेहा कहती है कि माँ ऐसे अच्छा नहीं लगता, मैं भीख भले ही मांगती हूँ लेकिन एक ही आदमी से बार बार पैसे मांगना अच्छी बात नहीं है। तभी उसकी माँ उससे मजाक करते हुए कहती है कि हाँ तू सुंदर ही इतनी है, तुम्हें देखकर पागल हो गया होगा, और तभी उसने अपने 10,000 रुपये तुम्हें दे दिए हैं। अब इसके बाद नेहा हंसते हुए अपने पिता के पास जाती है और उनसे उनका हालचाल पूछती है। तभी वहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई थी जिसमें भैंस के खाने के लिए कुछ रखा हुआ था। उस बाल्टी को उठाती है और उस झोपड़ी से बाहर निकलती है। बाहर निकलते ही उस घर से लगभग 50 मीटर दूर एक और झोपड़ी पड़ी हुई थी, वह उस झोपड़ी के अंदर घुस जाती है। अब जैसे ही नेहा उस झोपड़ी के अंदर गई थी तो मोहित भी दबे पैरों से उसका पीछा करते हुए उस झोपड़ी के अंदर आ जाता है। रात हो चुकी थी, रात में चंदा की चांदनी थोड़ी थोड़ी आ रही थी तो थोड़ा थोड़ा सब कुछ दिखाई दे रहा था। अब तभी अचानक से नेहा को महसूस होता है कि कोई ना कोई उसके पीछे है, तो एकदम से पलटती है और जैसे ही चिल्लाने वाली होती है तो मोहित एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लेता है और एक हाथ को उसके मुंह पर रख देता है और कहता है कि चिल्लाना मत, मैं वही लड़का हूँ जिसने तुम्हें 10,000 रुपये दिए थे। अब इस बात को सुनकर वह लड़की चुप हो जाती है और अवरोध करना बंद कर देती है। अब वह जो लड़का था वह कहता है कि चिल्लाना मत, मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ। तो वह लड़का अपना हाथ उसके मुंह से हटा लेता है, उसके हाथ को छोड़ देता है। तभी नेहा कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें वो 10,000 रुपये वापस चाहिए तो वो तो हमने खर्च कर दिए हैं, मेरे पिता के इलाज में लग गए हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें चाहिए तो मैं भीख मांगकर तुम्हारे पैसे वापस दे दूंगी। अब इस बात को जैसे मोहित सुनता है तो उससे कहता है कि मैं इसलिए नहीं आया था कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मैं तो इसलिए आया था कि मैं देखना चाहता था कि तुम किस वजह से भीख मांगती हो। अब यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चल गया कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और इसी वजह से तुम्हें भीख मांगनी पड़ रही है। और हाँ, अगर फिर भी तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहकर मोहित चलने लगता है, लेकिन तभी नेहा दबी सी आवाज़ में उनसे कहती है कि सुनिए, थोड़ा रुकिए। अब इस बात को जैसे मोहित सुनता है तो एकदम से बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और एकदम पीछे मुड़कर उस लड़की नेहा की तरफ देखने लगता है। तभी नेहा मोहित से कहती है कि इतनी रात में आप कहाँ जाओगे? तो मोहित कहता है कि उस चीज़ की तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप चला जाऊँगा और जहाँ पर भी जगह मिलेगी वहीं पर सो जाऊँगा। अब जैसे ही ये बात नेहा सुनती है तो उसे बुरा लगता है। वो कहती है कि आप रुकिए, मैं आपका यहीं पे कोई इंतजाम करती हूँ। तो साइड में एक खाट रखी हुई थी, उस खाट को बिछाती है और उस खाट के ऊपर एक चादर डालकर उसका बिस्तर लगा देती है। कहती है कि काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है और इतनी रात में तुम कहाँ जाओगे, जंगल का एरिया है, कुछ भी हो सकता है, तो तुम ऐसा करो यहीं पर लेट जाओ और सुबह देख लेना तुम्हें जहाँ पर भी जाना है। मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में, जब मेरे घर वाले सो जाएंगे तो उसके बाद मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊँगी, इतनी देर तुम यहीं पे इंतज़ार करना, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। ऐसा कहकर नेहा अपने घर के अंदर दोबारा से चली जाती है। वहाँ पर जो उसकी माँ खाना बना रही थी उसको खाने पे से हटाती है और कहती है कि माँ आप खाना खा लो, मैं खाना बनाती हूँ। अब वह खाना बनाती है और अच्छे से रोटियों को तैयार करती है और कुछ रोटियों को साइड में रख लेती है। उसकी माँ और परिवार के सभी सदस्य खाना खाकर सो जाते हैं। तभी नेहा उन रोटियों को जो उसने बचाई थी और कुछ अचार को लेकर एक थाली में सजाकर रोहित के पास पहुंचती है। वहां जाकर वह देखती है कि रोहित करवट लेकर लेटा हुआ है और जैसे ही वो रोहित से कहती है कि सुनिए जी, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, तो उसके बाद रोहित नेहा की तरफ देखता है और एकदम से फुर्ती से खाट के ऊपर बैठ जाता है। जैसे ही वो बैठता है तो नेहा उसे खाना देती है, नीचे बैठने लगती है। तभी मोहित कहता है कि तुम ऊपर ही बैठ जाओ, लेकिन नेहा कहती है कि नहीं नहीं, मैं नीचे ही ठीक हूँ, आप पहले खाना खा लीजिए और उसके बाद आगे बातें करेंगे। तो रोहित खाने की थाली में से पहला निवाला तैयार करता है और उसको नेहा की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि ये लो, तुम भी खा लो, मुझे पता है कि तुमने भी कुछ नहीं खाया होगा। अब इस बात को सुनकर नेहा मना करती है, कहती है कि नहीं, मैंने खा लिया है, खाना मैं पहले ही खा चुकी हूँ। लेकिन तभी रोहित कहता है कि तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया। उसके बाद रोहित नीचे बैठी हुई नेहा को अपने हाथों से खाना खिलाता है और खुद भी खाना खाता है। खाना खत्म होने के बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। रोहित पूछता है नेहा से कि तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हुई और तुम्हारे पिताजी के पैर को क्या हुआ। तो नेहा अपने परिवार के बारे में रोहित को बताती है, कहती है कि हमारे घर में 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है और मेरे पिताजी जो कि मजदूरी किया करते थे, एक एक्सीडेंट से उनका पैर में चोट आ गई थी और डॉक्टर साहब ने इस पैर को ही काट दिया। अब उसके बाद हम लोगों का भरण पोषण अच्छी तरह से नहीं हो रहा था, तो मजबूरी के कारण मुझे ट्रेनों में जाकर भीख मांगनी पड़ती थी।
उसके बाद मोहित अपने बारे में नेहा को बताता है। वह बताता है कि मैं और मेरा एक बड़ा भाई है, बड़े भाई की शादी हो गई है, पिताजी का अच्छा खासा बिजनेस है, पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर रहकर इस तरह से पढ़ाई लिखाई की तैयारी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए और मैं उसी से अपनी पढ़ाई को आगे करूँ। इसके बाद दोनों में और भी ज़्यादा बातें होती हैं। दोनों एक दूसरे से हंस हंस कर बातें करते हैं और धीरे धीरे सुबह के 4 बज जाते हैं। सुबह के 4 जैसे ही बजते हैं तो नेहा मोहित से कहती है कि अब तुम्हें चलना चाहिए, सुबह हो गई है और मेरी माँ कभी भी भैंस को चारा देने के लिए आ सकती है, तो तुम चले जाओ, अब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो रोहित वहाँ से चलने लगता है, लेकिन तभी नेहा उसके साथ जाती है और उसे स्टेशन तक छोड़ने के लिए जिद करने लगती है। मोहित कहता है कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, लेकिन नेहा कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और तुम्हें स्टेशन तक छोड़ के आऊंगी। उसके बाद दोनों बातें करते हुए धीरे धीरे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। तो नेहा पूछती है कि अब तुम कहाँ जाओगे। उसके बाद रोहित कहता है कि मैं यहीं पर एक कमरा ले लूँगा और शाम को फिर तुम्हारे पास आऊँगा और दोनों बैठकर इसी तरह से बातें करेंगे। अब रोहित वहीं पर एक कमरा लेता है और कमरे के अंदर आराम करता है दिन भर, क्योंकि रात भर वो जागा हुआ था। उसने पूरी रात भर बैठकर नेहा से बातें की थी। अब दूसरे दिन जैसे नेहा की माँ नेहा से कहती है कि तुम जाओ, काम पर नहीं जाओगी, तो नेहा कहती है अपनी माँ से कि माँ मेरी तबीयत ख़राब है, मैं आज काम पर नहीं जा पाऊंगी, और वह पूरा दिन भर घर पर रहकर ही सोती रहती है। अब इस बात को जैसे उसकी माँ सोचती है तो उसके दिमाग में कुछ चलता है, लेकिन फिर वह सोचती है कि हो सकता है इसकी तबीयत ख़राब हो, और इसी कारण से वह उसको कुछ नहीं कहती है। शाम हो जाती है। शाम के समय रोहित फिर से वहाँ पर आ जाता है और नेहा और रोहित इस बार भी पूरी रात भर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अब तभी तकरीबन रात के 2 बजे नेहा की माँ की आंखें खुलती है और वह देखती है कि उसकी बेटी बिस्तर पर नहीं है। तो वह नेहा को इधर उधर ढूंढती है और ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर उनकी भैंस रहा करती थी, और वहाँ पर जाकर जैसे वो देखती है कि रोहित और नेहा एक दूसरे से बैठकर बतिया रहे हैं, तो एकदम से आकर वहाँ पर कहती है कि ये क्या हो रहा है। अब जैसे ही नेहा अपनी माँ को देखती है और मोहित भी देखता है, तो वो दोनों एकदम से खड़े हो जाते हैं और थोड़े से घबरा जाते हैं। तभी जो नेहा है वो हिम्मत करते हुए अपनी माँ से कहती है कि माँ, ये वही लड़का है जिसने मुझे उस दिन 10,000 रुपये दिए थे। तभी नेहा की माँ कहती है कि वो तो ठीक है कि तुम्हें इसने पैसे दिए थे, लेकिन ये कौन सा मतलब हुआ कि तू रात भर इससे बैठकर बतिया रही है, और कुछ ऊंच नीच हो गई, किसी ने देख लिया तो क्या होगा हमारी मान मर्यादा का। तभी जो नेहा है वो अपना सर नीचे कर लेती है। अचानक से मोहित बोलता है कि माँ जी, मैं आपकी लड़की से प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं इससे शादी करूं। उसके बाद नेहा की माँ जैसे इस बात को सुनती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि लड़के के पहनावे से पता चल रहा था और जिस तरह से उसने उसकी लड़की को 10,000 रुपये दिए थे, तो उससे भी पता चल रहा था कि लड़का अच्छे खासे घर का है। तो तभी नेहा की माँ कहती है कि बेटा वो तो ठीक है, लेकिन तुम लोग पैसे वाले और हम लोग निहायत ही गरीब है। मेरी बेटी तो भीख मांगा करती है और तुम इतने पैसे वाले, तुम्हारे माता पिता क्या कहेंगे। तो उसके बाद मोहित कहता है कि माँ जी, आप इसकी चिंता मत करो, आप बस मेरी और नेहा की शादी करवा दो, उसके बाद मैं अपने आप जानूँ कि मुझे अपने घर वालों को कैसे मनाना है। तो उसके बाद सुबह हो जाती है और सुबह नेहा की माँ उन दोनों की शादी एक मंदिर में करा देती है। सोचती है कि ठीक है, बेटी सयानी हो गई है, इसकी शादी तो करानी है और अच्छा बड़े घर का लड़का मिल रहा है तो इसी से शादी करा देती हूँ। दोनों की शादी हो गई थी और शादी होने के बाद मोहित जैसे ही नेहा को लेकर वहाँ से चलने वाला था, वह अपनी सासू माँ के पैर लेता है और कहता है कि माँ, अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो तुम बेझिझक मुझे बता सकती हो, मैं इस घर का बेटा हूँ, क्योंकि अब मैंने नेहा से शादी कर ली है तो मैं भी इस घर का सदस्य हूँ। तो घर की कोई भी मुसीबत हो तो उसके लिए मुझे ज़रूर बताना और मैं उस समस्या का समाधान कर दूंगा। इसके बाद मोहित और नेहा दोनों बाजार जाते हैं और बाजार से कुछ राशन खरीदते हैं, और राशन खरीदने के बाद नेहा के घर पर मोहित उस राशन को भिजवा देता है। राशन पहुंच गया था तो उन्हें भी कोई खाने पीने की दिक्कत नहीं होती है। इधर मोहित और नेहा दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी उसी जगह पर रहा करते हैं जहां पर मोहित कोचिंग किया करता था। अब वे दोनों एक दूसरे के साथ अलग अलग जगह पर घूमा करते। तभी एक व्यक्ति जो उसके पिता को जानता था और मोहित को भी जानता था, तो वह उसके पिता के पास फ़ोन कर देता है कि तुम्हारा लड़का तो एक लड़की के साथ घूमा करता है। और इधर जो नेहा थी, अब उसने अच्छे अच्छे कपड़े पहना रखे थे, अच्छे से वो श्रृंगार किया करती, तो नेहा का रूप और भी ज़्यादा निखर जाता है, वो देखने में बड़ी ही खूबसूरत लड़की लगा करती। अब जैसे ही मोहित का पिता इस बात को सुनता है तो वह अपने बेटे के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि बेटा, तू ये क्या कर रहा है? अगर तुझे किसी लड़की के साथ घूमना ही था तो तू उससे शादी कर लेता, हमने कब तुझसे मना किया था। तो मोहित अपने पिता को बताता है कि पिताजी, मैंने इस लड़की से शादी कर ली है और ये मेरे साथ ही रहकर कोचिंग कर रही थी। इस बात को सुनकर उसका पिता कहता है कि ठीक है बेटा, अगर शादी कर ली है तो तू ऐसा कर, यहाँ पे आ जा, चारों तरफ इज्जत है, बेइज्जती हो जाएगी, तू यहाँ पर आ जा, हम तुम्हारी दोबारा से धूमधाम से शादी करा देंगे और समाज को भी ये पता चल जाएगा कि ये अब तुम्हारी पत्नी है। उसके बाद मोहित नेहा को लेकर अपने घर चला जाता है और वहाँ पर जाकर उसके पिता
धूमधाम से दोबारा से मोहित की नेहा से शादी करवा देते हैं। सभी रिश्तेदारों को बुलाया गया था तो मोहित के पिता कहते हैं कि बेटा इसके माँ बाप को भी बुला ले। तभी मोहित कहता है कि पिताजी अभी वो हम लोगों से नाराज है क्योंकि हम लोगों ने लव मैरिज की थी ना, तो कुछ दिनों बाद हम उन्हें मना लेंगे और उसके बाद आपकी मुलाकात करा देंगे। तो अब मोहित के घर वालों की मर्जी से दोनों की शादी हो गई थी। शादी होने के बाद मोहित अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा करना, माँ बाप की अच्छे से सेवा करना और इन सभी चीज़ों को मैं बाद में देख लूँगा, तुम्हारे घर वालों से भी मिला दूँगा। धीरे धीरे समय बीतता है। नेहा मोहित के घर वालों की अच्छी तरह से सेवा पानी किया करती है और बहुत ही ज़्यादा उनकी इज्जत किया करती। एक दिन मोहित के पिता मोहित से बड़ाई कर रहे थे नेहा की, कह रहे थे कि बड़ी संस्कारी बहू है और अच्छा हुआ तूने लव मैरिज की है, वरना हम तेरे लिए जो लड़की लाते वो शायद इतनी हमारी सेवा नहीं कर पाती। तभी वो मौका मोहित को अच्छा लगता है और उसी मौके पर मोहित सच्चाई अपने पिता को बता देता है। वह कहता है कि पिताजी ये लड़की मुझे ऐसे ऐसे ट्रेन में मिली थी, यह भीख मांग रही थी। उसके बाद मैंने जब इसके घर की कंडीशन देखी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी से शादी कर लूँ। पैसा तो हमारे पास ही बहुत है, अगर पैसे वाली लड़की से शादी करूँगा तो वो आकर हमारी इज्जत नहीं करेगी। इस बात को सोचकर मैंने इससे शादी की है। अब आप बताओ मैंने सही किया या गलत। उसके बाद उसके पिता उसे शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि बेटा तूने बहुत अच्छा किया है। अगर हम किसी पैसे वाली लड़की से तुम्हारी शादी कराते तो वो हमारी ज़रा भी इज्जत नहीं करती, हमें ज़रा भी तवज्जो नहीं दिया करती। उसके बाद मोहित अपने पिता के साथ अपनी ससुराल पहुंचता है और अपने सास ससुर से उनको मिलाता है। उनका पिता भी उनकी हालत को देखकर उनकी सहायता करता है, उनके घर को पक्का बनवाता है और हंसी खुशी वो लोग उस घर के अंदर रहा करते हैं। तो दोस्तों ये थी एक सच्ची कहानी जहाँ पर एक लड़के ने एक लड़की से प्यार किया, भले ही उसकी परिस्थितियाँ कैसी भी रही हों। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों वीडियो चली तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये समाज के अंदर की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।